जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथियों अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों फिर एक नई वीडियो में आपके साथ चलिए। इस वीडियो में आपके लिए हम बताने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज हम चला रहे हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और साथियों आप उसे देख लें। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, कोर्स फोर्थ। ठीक है साथियों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसका साथियों पेपर कोड है G271। क्या G271 साथियों पेपर कोड है इसका G271। इसका साथियों पेपर कोड है और साथियों इसके हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले साथियों हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और साथियों यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ को आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। और साथियों हमारी जो बुक का क्रम है यानी जो आपको बुक में देखोगे तो आपको प्रश्न नंबर 7 मिलेगा, जो आपका मॉडल है चित्रा मॉडल पेपर, उसमें आप देखोगे तो साथियों आपका बुक में 7वां क्वेश्चन मिलेगा और हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? क्या विश्व शांति के लिए यह आवश्यक है? फिर से पढ़ लें साथियों, क्वेश्चन है कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? क्या विश्व शांति के लिए यह आवश्यक है? अथवा यानी और क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना पड़ चुका है, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की वास्तविकता से सरोकर नहीं रह गया है? तर्क दीजिए यानी तर्क दीजिए साथियों। या तो आपके लिए ये क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन में या फिर ये वाला आ जाए सेकंड वाला। तो साथियों आपको उत्तर ये वाला करना है, कौन सा, जिसे हम कराने वाले हैं। तो साथियों क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल जाता है लेकिन उत्तर वही होता है। जो साथियों इसका पहले का उत्तर वही सेकंड का उत्तर होगा। तो साथियों बिना रुके चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर, शक्ति संतुलन का अर्थ, ये साथियों आपको ब्लैक डॉट से इसकी हेडिंग डालनी है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। आधुनिक विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति की राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स की संज्ञा प्रदान की है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना और राजनीतिज्ञों की नीतियों की विवेचना की जाती है। अतः शक्ति संतुलन की अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से व्यापक महत्व है। इसलिए पामर एवं परकिंस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत, मार्गेंथो ने सामान्य सामाजिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति तथा मार्टिन राइट ने राजनीति का यथासंभव मूलभूत नियम कहकर पुकारा है। आगे चलते हैं साथियों। वर्तमान समय में विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र सदैव ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे विश्व की शांति और व्यवस्था भंग न हो सके। शक्ति संतुलन की अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करना बहुत जटिल कार्य है। इस संबंध में रिचार्ड कार्डन ने लिखा है, शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक और मिथ्या सत्य ही नहीं वरन ऐसी अव्यस्त या अस्पष्ट व्यवस्था का परिचालक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। सामान्य अर्थ में शक्ति संतुलन का अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी राष्ट्र को इतना अधिक शक्तिशाली न बनने दिया जाए जिससे कि वह अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। जब कोई राष्ट्र अपनी शक्ति का विस्तार करने लगता है तो अन्य राष्ट्र उस पर अनेक तरीके से अंकुश लगा देते हैं। इस अंकुश को हम शक्ति संतुलन की संज्ञा दे सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों। शक्ति संतुलन की परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शक्ति संतुलन का अभिप्राय विभिन्न शक्तियों का में सामंजस्य की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी राष्ट्रों का स्तर सामान्य करके सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों को समान रेखा में अग्रसर करना है।
शक्ति संतुलन की कुछ परिभाषा निम्नलिखित हैं। मॉर्गेंथो के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र परिस्थिति को बनाए रखने अथवा परिवर्तित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्रदान करने की इच्छा रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जिस ढांचे की आवश्यकता होती है वह शक्ति संतुलन कहलाता है। स्लीचर के अनुसार शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। आगे देखते हैं साथियों। क्लार्क अनुसार शक्ति संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने पारस्परिक संबंधों को बिना किसी महाशक्ति के हस्तक्षेप स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के साथ हाथ में रहती है। मतभेद वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में शक्ति संतुलन की सार्थकता या औचित्य के प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि वर्तमान में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जिनके अंतर्गत शक्ति संतुलन सिद्धांत को कार्यान्वित किया जा सके। इसके विपरीत कुछ विद्वान आज भी शक्ति संतुलन सिद्धांत की महत्वता को स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि वर्तमान शक्ति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत अनिवार्य है। मॉर्गेंथो ने लिखा है कि शक्ति संतुलन और उसे कायम रखने का उद्देश्य लेकर चलने वाली नीतियां केवल अनिवार्य ही नहीं वरन संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों के समाज में अपेक्षित स्थायित्व लाने वाले तत्व हैं। क्या ऑर्गेन्स्की का मत है औद्योगिक क्रांति के पश्चात शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना हो चुका है और वर्तमान परिस्थिति में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। इस मत के विरुद्ध मॉर्गेंथो का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के अस्थायित्व का कारण यह नहीं है कि आगे देखिए साथियों, यह सिद्धांत ही दोषपूर्ण वरन इसके अस्थायित्व के लिए ये वे परिस्थितियां भी उत्तरदायी हैं जिनके अंतर्गत संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के समाज में इस सिद्धांत को लागू किया जाता है। पामर एवं परकिंस ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जो शक्ति संतुलन सिद्धांत के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी हैं। पहला, जब यूरोप में समान शक्ति रखने वाले अनेक राज्य थे उस समय शक्ति संतुलन का सिद्धांत सफलतापूर्वक लागू होता था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल महाशक्तियों के अस्तित्व में रहने के कारण परिस्थितियां शक्ति संतुलन के लिए अनुकूल नहीं रह गईं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस सिद्धांत की महत्वता नगण्य हो गई है। परमाणु अस्त्र शस्त्रों ने शक्ति संतुलन की प्राचीन मान्यताओं का अंत कर दिया है। आधुनिक युद्ध के विनाशकारी स्वरूप को देखकर कोई भी राष्ट्र शक्ति संतुलन ठीक करने के लिए तीसरे विश्व युद्ध को आरंभ करने का साहस नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद और विचारधारा के बढ़ते महत्व ने भी शक्ति संतुलन के क्रियान्वयन को कठिन बना दिया है। आगे देखते हैं साथियों, युद्धोत्तर काल में उदय हुई महाशक्तियों की शीत युद्ध नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो द्विध्रुवीकरण उत्पन्न हुआ उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की गतिशीलता को कम कर दिया है। इससे इसका शक्ति संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पांचवा, शक्ति संतुलन के ढांचे में अन्य महान परिवर्तन द्वारा उपनिवेशीय सीमाओं का लुप्त होना था। उपनिवेशों तथा साम्राज्यों की समाप्ति से शक्ति संतुलन को प्रभावकारिता कम हो गई। साम्राज्यों की समाप्ति से शक्ति संतुलन की प्रभावकारिता कम हो गई। छठा पॉइंट, महाशक्तियों के उदय के कारण संतुलन बनाने वाले अथवा संतुलक यानी बैलेंसर के लोप हो जाने से शक्ति संतुलन राजनीति के अवसर काफी कम हो गए हैं। सातवां पॉइंट, प्रचार तथा राजनीतिक युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिकाओं ने भी शक्ति संतुलन के सिद्धांत के महत्व को कम कर दिया है। आठवां पॉइंट,
वर्तमान में हम देखते हैं कि महाशक्तियाँ दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली हो रही हैं, जबकि छोटे राज्य अपेक्षाकृत कमजोर होते जा रहे हैं। अतः राष्ट्रों की शक्ति में बढ़ते अंतर ने भी शक्ति संतुलन की उपयोगिता को शून्य कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नवा पॉइंट, सामूहिक सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते महत्व ने शक्ति संतुलन सिद्धांत को प्रभावहीन बना दिया है। क्या प्रभावहीन? आणविक प्रतिरोध के युग में परंपरागत शक्ति संतुलन अव्यवहारिक हो गया है। परमाणु शक्ति ने एक प्रकार के आतंक के संतुलन को जन्म दिया है। इसने अब शक्ति संतुलन के सिद्धांत का स्थान ले लिया है। यदि एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र दूसरे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो बदले में दूसरा राष्ट्र भी परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। दोनों ही राष्ट्रों को युद्ध के परिणामों को भुगतना पड़ेगा। अतः एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। इस आतंक के संतुलन के कारण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण करने से डरते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन का स्थान शक्ति के लिए दौड़ ने ले लिया है। सभी राष्ट्रों में हथियारों को एकत्र करने की होड़ लगी हुई है तथा प्रत्येक राष्ट्र अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करना चाहता है। वे परमाणु अस्त्र भी प्राप्त करना चाहते हैं। विश्व राजनीति के पहलू पर केवल जर्मन तथा जापान ही दो राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने हथियारों की होड़ पर ध्यान न देकर अपनी अर्थव्यवस्था का पर्याप्त रूप से विकास किया है। इन राष्ट्रों के पास परमाणु तकनीक है और ये जब चाहें विध्वंसक हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। इन राष्ट्रों के पास परमाणु तकनीक है और ये जब चाहें विध्वंस हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। अतः परंपरागत पुरातन अर्थों में शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लोप हो चुका है, परंतु इतना भी सत्य है कि आज के विश्व में समस्त राष्ट्र अपने विरोधियों की तुलना में अपनी शक्ति बढ़ाने को प्रयत्नशील है। प्रजातंत्र, मुक्त व्यापार, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था तथा शक्ति के संदर्भ में शक्ति संतुलन का सिद्धांत बिल्कुल बेमानी हो गया है। विश्व स्तर पर तो शक्ति संतुलन की संबद्धता काफ़ी कम हुई है। सन 1985 के पश्चात विश्व राजनीति में जो परिवर्तन आए हैं उनके प्रभावों से शक्ति संतुलन का सिद्धांत अब और कमजोर हो गया है। अमेरिका आज एकमात्र सर्वोच्च शक्ति है तथा अन्य राष्ट्र उसके समक्ष कमजोर हैं। शक्ति संरचना एक ध्रुवीय बनी हुई है तथा विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन कार्यरत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक उपयुक्त बन रही है। इस कारण वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता तथा औचित्य काफ़ी कम हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर अभी भी यह एक व्यवहारिक सिद्धांत बना हुआ है। एक क्षेत्र के राज्यों के आपसी संबंधों को यह अब भी निर्देशित कर रहा है कि इसी रूप में इसकी संबद्धता एवं महत्व अब भी विद्यमान है, परंतु तत्कालीन विश्व परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखने में शक्ति संतुलन अनौचित्यपूर्ण है। शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत विश्व में इस व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व नहीं रहा है। इसका केवल क्षेत्रीय महत्व रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व समाप्त हो चुका है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्यों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने वाले निकाय के रूप में शक्ति संतुलन अर्थहीन हो गया है। वर्तमान युग में शक्ति संतुलन के सिद्धांत की प्रभावहीनता का समर्थन कतिपय विद्वानों ने निम्नलिखित शब्दों में किया है। क्लार्क के अनुसार आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियों नहीं पाई जाती जिनमें शक्ति संतुलन का सिद्धांत कार्य कर सके। कार्ल जे फेडरिक के अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धांत बिल्कुल अर्थहीन हो गया है, क्योंकि यह किसी समस्या का समाधान नहीं करता। यह सिद्धांत न तो न्याय की स्थापना कर पाता है, न ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का नियंत्रण करने में सहायक होता है और न ही सद्भावना में वृद्धि कर पाता है। और साथियों आगे देखते हैं।
कार्ल्टन के अनुसार यदि एक वाक्य में इस विवादास्पद प्रश्न का उत्तर देना पड़े कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किन आधारों पर संचालित होती रही है, तो सबसे संतोषजनक उत्तर यह है कि राज्यों के उदय के बाद से आज तक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय शक्ति संतुलन ही मुख्य तत्व हैं। परंतु इस ऐतिहासिक सत्य से अब भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल आधार ही परिवर्तन हो रहे हैं। मॉर्गेंथो के अनुसार शक्ति संतुलन के पलड़े कभी भी यथावत संतुलित नहीं होंगे, न समानता का सही बिंदु पहचानने योग्य होता है, न उसके पहचानने की आवश्यकता ही है। ऑर्गेन्स्की के अनुसार हमें शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसके विचार स्पष्ट हैं कि ये तर्क के आधार पर सही नहीं उतरते हैं और उनमें विरोधाभास पाया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा इनकी पुष्टि नहीं होती है। रिचर्ड काउडन के अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धांत केवल एक असंभव कल्पना मात्र है, राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क की उपज है, एक सांस बोले जाने वाले शब्दों का योग है। इसके अक्षर जो कुछ आवाज़ करते हैं किंतु उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई अर्थ नहीं होता है। साथियों, ये आपका 7वां क्वेश्चन फिनिश हो गया और साथियों अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर, लेकिन हमारा वीडियो क्रम है दूसरा। यदि साथियों हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए। और साथियों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। चलिए साथियों 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 8, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा इसकी सफलता के लिए आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर साथियों, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की आलोचना। साथियों इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथियों आपको ये ब्लैक डॉट से इसकी हेडिंग डालनी है, क्या, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की आलोचना, ये आपको ब्लैक डॉट से डालनी है। और साथियों आप हेडिंगों का विशेष ध्यान रखें, पेपर करते समय हेडिंग पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना के साधन के रूप में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की विद्वानों ने अनेक बिंदुओं के आधार पर आलोचना की है। मॉर्गेंथो के शब्दों में सामूहिक सुरक्षा न केवल अव्यवहारिक है बल्कि एक मूर्खतापूर्ण तथा खतरनाक सिद्धांत भी है, जो साधारण स्थानीय युद्ध को विश्व युद्ध में बदल सकता है। सामूहिक सुरक्षा के आलोचक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला, आदर्शवादिता से संबंधित सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सामान्यतः आदर्शवाद से प्रेरित है। यह कुछ आदर्शवादी पूर्व कल्पनाओं पर आधारित है जो इसकी क्रियान्विति को जटिल बनाती है। सामूहिकता शब्द की अवधारणा का अर्थ अभी एक तथा सबके लिए कार्य करते हैं मूल रूप से एक आदर्शवादी धारणा है। यह इस तथ्य की उपेक्षा करती है कि अतीत में सभी राष्ट्र कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिप्त नहीं रहे। नहीं, सभी राष्ट्रों से यह आशा की जाती है कि वे सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई में शामिल होंगे। कोरिया संकट के समय सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई के समय मात्र 16 राष्ट्र तक, खाड़ी युद्ध के समय मात्र 26 राष्ट्र ही संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सम्मिलित हुए। दूसरा साथियों, आक्रमणकारी की पहचान करना जटिल प्रश्न। आक्रमणकारी का जो निश्चित करना तथा उसका नाम लेना व इसके साथ साथ आक्रमण के स्वरूप की पहचानना एक जटिल प्रश्न है। बहुत सी संधियों तथा पेटी संधियों के कारण संयुक्त राष्ट्र के लिए आक्रमणकारी का नाम लेना और भी कठिन हो जाता है। आक्रमणकारी के मित्र अथवा उसके संधि के भागीदार सदैव ही मित्र अथवा भागीदार की सुरक्षा करते हैं तथा इसलिए वे आक्रमण के शिकार राष्ट्र को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा पॉइंट साथियों, युद्ध की स्वीकृति की स्थिति। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा युद्ध की
स्थिति को भी स्वीकृति प्रदान करती है। यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती है कि युद्ध या आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असंभावी है तथा इस प्रकार की स्थिति से निपटने का एकमात्र प्रभावी उपाय है सामूहिक युद्ध प्रारंभ करना। अतः इसमें एक साधारण स्थानीय युद्ध का विश्व युद्ध में परिणत होने का खतरा बराबर बना रहता है। क्या बराबर बना रहता है। चौथा, तटस्थता की स्थिति को नकारना। क्या तटस्थता की स्थिति को नकारना। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था इस अवधारणा पर आधारित है कि आक्रमणकारी के विरुद्ध विश्व के सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही करेंगे। अतः आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध होगा। युद्ध के समय अनेक राष्ट्र तटस्थ राष्ट्र की भूमिका निभाते हैं, परंतु सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई में तटस्थता को कोई स्थान नहीं है। पांचवा पॉइंट साथियों, सीमित अवधारणा। क्या सीमित अवधारणा। सामूहिक सुरक्षा घोषणा पत्र में लिखी जाने वाली सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को दो अंतर्निहित सीमाएं भी हो, जैसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी आक्रमण या आक्रमण की धमकी के विरुद्ध युद्ध की आत्मरक्षा के साधन मानकर चलना राष्ट्र का अधिकार है, तथा सेकंड, यह अवधारणा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए क्षेत्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का कोई भी सदस्य राष्ट्र आक्रमण निडरता से कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे अपने भागीदारों का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा। छठा, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का अभाव। क्या स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का अभाव। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की असफलता के लिए स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का अभाव भी काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। सामूहिक सुरक्षा के नाम पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए सेना की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों राष्ट्र से सेना की सहायता मांगी जाती है। यह देखा गया है कि सामूहिक कार्रवाई के नाम पर विश्व के बहुत कम राष्ट्र ही शांति सेना के लिए अपनी सेना सहायता प्रदान करते हैं। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के अभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ आक्रमणकारी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकता। इस विलंब का लाभ आगे देखते हैं। इस विलंब का लाभ आक्रमणकारी को मिलता है। सातवां पॉइंट साथियों, सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई के समापन की धारा का अभाव। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का यह भी दोष है कि जहां व्यवस्था को लागू करने के लिए तो अनेक धाराओं का प्रावधान है, परंतु सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई को समापन की विधि के विषय में कोई भी धारा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा बल को अपने संचालन क्षेत्र से हटा लेने से संबंधित धाराओं के अभाव के कारण यह व्यवस्था बड़ी सीमित हो गई है। आठवां, असहायक वातावरण। क्या असहायक वातावरण। युद्धोत्तर काल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच का शीत युद्ध प्रबल रहा है, जिसमें दोनों देश सदैव ही अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के सभी आक्रमणों पर विरोधी मत देते रहे। शीत युद्ध के समय का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की कार्यान्विति के लिए अच्छा नहीं रहा था। आक्रमणकारी की मित्रता प्राप्त करने की आशा में दोनों में से प्रत्येक ने कभी कभी सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की। नवा पॉइंट साथियों, शक्तिशाली राष्ट्रों पर व्यवस्था की निर्भरता। शक्तिशाली राष्ट्रों पर व्यवस्था की निर्भरता। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के सफल संचालन के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सिद्धांत सामान्यतः छोटे राज्यों को समान सुरक्षा का आश्वासन देने में असफल रहता है। शक्तिशाली राष्ट्र केवल उस सामूहिक कार्रवाई में भाग लेते हैं जो उनके राष्ट्र हित के अनुकूल होती है। सामूहिक सुरक्षा की सफलता की आवश्यकता एवं शर्तें। सामूहिक सुरक्षा की सफलता की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं। सामूहिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के पारस्परिक विश्वास का होना अत्यावश्यक है। दूसरा,
सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की उचित क्रियान्विति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सुदृढ़ एवं शक्तिशाली होना आवश्यक है। और साथियों, ये लास्ट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन के। सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई पर विचार करते समय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को निजी स्वार्थों का परित्याग करना चाहिए। चौथा पॉइंट, अविलंब तथा शीघ्र कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी शक्ति सेना का निर्माण करना भी अपरिहार्य है। इसके लिए सदस्य राष्ट्रों को कोष का निर्माण करने के लिए आगे आना चाहिए। पांचवा, अस्त्र नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास तीव्र गति से किया जाए। छठा, आक्रामक राष्ट्र की सही पहचान करने की पद्धति विकसित की जाए। सातवां, सामूहिक सुरक्षा के प्रश्न पर शक्तिशाली राष्ट्र तथा छोटे छोटे राज्यों को भूमिका समान होनी चाहिए, जिससे छोटे छोटे राष्ट्र अपने को उपेक्षित तथा असहाय महसूस न करें। ये साथियों इस वीडियो में हमने आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और साथियों इस बुक का पेपर कोड है G271। साथियों बुक का पेपर कोड है। और साथियों इससे पहले हमने जो 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर था वो अपलोड किया है। और साथियों 2 इस मॉडल के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए हैं। यदि साथियों आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो जैसे हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो साथियों चलिए यहीं तक, धन्यवाद साथियों।